नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेजमेंट ब्रेन्स इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस, सारे सेशन देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से, और इन तीनों ही माध्यम पे आपको कुछ भी पे करना नहीं है और आप कितने भी सेशंस, कितने भी वीडियोस, कितनी भी बार देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। हाँ, केवल इंटरनेट का खर्चा आपका थोड़ा सा होगा, उतना तो करना बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक फनी फैक्ट बताऊं, जब मैं स्कूल में था ना, तो एक चैप्टर था जिसका नाम लेते ही हमारे सर, हमारे मैथ्स के टीचर छुट्टी कर देते थे, ठीक है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि उस चैप्टर का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका मतलब निकलता है कुछ और चैप्टर का मतलब है कुछ और। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे कह दो कि सर कल पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे या फिर सर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोग ये सेंटेंस यूज करते थे हमारे टीचर को बोलने के लिए कि हम कल पढ़ेंगे, और अगर वो पकड़ जाते तो मान लेते थे कि हाँ ठीक है कल पढ़ेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, पर अगर नहीं मानेंगे तो हम यही बोलते थे कि सर हम तो इतना बोल रहे हैं कि सर्कल से पढ़ा दो। बहुत ही घटिया जोक, इस बात पे एक लाइक तो बनता है, कृपया भी फटाफट प्रेस कर दीजिए। तो वही हम चैप्टर यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स का सर्कल्स चैप्टर, ठीक है। तो ये सर कल पढ़ेंगे वाला चैप्टर नहीं है, ये सर्कल्स चैप्टर है जो कि हम आज ही पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं का चैप्टर 10वां है ये। तो 10th क्लास का 10th चैप्टर आपके समक्ष आ चुका है। आज के हम सेशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे सर्कल्स होते क्या हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट जो कि कक्षा 10वीं में आपके समक्ष पहली बार आ रहा है, जिसका नाम है टैंजेंट टू अ सर्कल, इसकी कहानी समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपने टैंजेंट्स के बारे में शायद नहीं पढ़ा होगा। चलिए, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया है सर्कल का, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं। ये इकलौता नहीं है, पर ये खाली नाट्य रूपांतरण है दुनिया में आपके आसपास जितने सर्कल्स मिलते हैं उनमें से किसी एक का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया, क्योंकि कक्षा 10वीं में आए हैं तो 9वीं की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हर चैप्टर में कम से कम 1 या 2 बार क्लास 9 का विवरण आता ही है। यहाँ पे भी देखिए शुरुआत क्लास 9 के विवरण से ही हो रही है कि भैया क्लास 9th में आपने पढ़ा है। एक तो ये लोग इतने यकीन से बोलते रहे पढ़ा है कि जैसे कि हम सब बिल्कुल हर एक चीज पढ़ पढ़ के बैठे। नहीं भैया, कभी कभी हमने नहीं भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया करो कि यू हैव नॉट स्टडीड इन क्लास 9, दैट इज व्हाई वी आर टीचिंग यू अगेन इन क्लास 10th, है कि नहीं, कि मेरा 9वीं में नहीं पढ़ा है ढंग से इसलिए 10वीं में ढंग से पढ़ लो। तो ऐसा भी कभी कभी लिख दिया करो, दिल को तसल्ली हो जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पे भैया, क्लास 9th में क्या पढ़ा है। अ सर्कल, एक गोला क्या होता है, सर्कल क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point, ठीक है। सर ये परिभाषा समझ नहीं आई। देखो, परिभाषा के 2-3 हिस्से हैं। सबसे पहला लिखा है कि भैया होता क्या है सर्कल, वो समझो। तो सर्कल एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, किसका, पॉइंट्स का। कौन से पॉइंट्स, कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है फिक्स्ड पॉइंट। तो मान लीजिए ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, जिसे हम अंग्रेजी में सेंटर भी कहते हैं। तो सर्कल बेसिकली क्या होता है, इज अ फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी पर बने सारे पॉइंट्स। तो देखो मान लो ये दूरी है 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी है एग्जैक्टली तो हमको नहीं पता। तो ये जो 7 सेंटीमीटर की दूरी है, इसी को फिक्स रखते हुए जब हम बहुत सारे पॉइंट्स बनाते हैं तो उन बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, मतलब उन बहुत सारे पॉइंट्स का झुंड कहलाता है सर्कल। वाह, क्या कहलाता है, गोला, ठीक है। ऐसे अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। तो क्या परिभाषा होती है सर्कल की, तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, अर्थात फिक्स डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और ये डिस्टेंस हमेशा साथ नहीं रहेगा। देखो, फिक्स डिस्टेंस का मतलब है कि उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए फिक्स।
जब आप कोई नया सर्कल बनाना चाहेंगे छोटा सा तो फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा, जब आपको इससे भी छोटा बनाना चाहेंगे तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर और कम। तो डिपेंडिंग ऑन आपको डिस्टेंस कितना चाहिए। फिक्स इन द सेंस कि जो सारे पॉइंट्स हैं उनकी दूरी फिक्स है फॉर वन सर्कल। न्यू दूरी, न्यू डायमीटर, न्यू रेडियस एंड न्यू शेप एंड साइज। शेप तो खैर सर्कल रहेगा, साइज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यू हैव ऑल्सो स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल लाइक कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क। अब आपने ये सब भी पढ़ा है कि एक सर्कल में कॉर्ड क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होती है, ठीक है। लेट अस नाउ एग्जामिन डिफरेंट सिचुएशंस दैट कैन अराइज व्हेन अ लाइन एंड अ प्लेन आर गिवन इन अ प्लेन, लाइन एंड अ सर्कल। चलिए, तो पहले हम यहां पे देख लेते हैं कि भैया कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क क्या होता है। तो सर अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं कॉर्ड, है ना, और इसके हिस्से जो बनते हैं सर्कल के दो, उन्हें आप कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। ऊपर वाला बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, नीचे वाला छोटा है तो माइनर सेगमेंट, ये हो गया। उसके बाद जो चीज बनती है वो आती है आर्क। अब आर्क में क्या होता है, तो भाई सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उस पे अगर कोई हिस्सा आप विशेषकर हाईलाइट कर देते हैं उसे आप कहते हैं आर्क। और इन जब दो हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं सरकमफेरेंस से, तब आपको जो मिलता है वो होता है सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में भी दो, एक माइनर जो कि छोटा होगा, दूसरा मेजर सेक्टर जो कि बड़ा होगा। चलिए, तो आपको मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया। तो आर्क से बनता है सेक्टर और कॉर्ड से बनते हैं सेगमेंट। अब यहां देखो, ये आपसे अब क्या कहना चाह रहा है, क्या ऑब्जर्व करवाना चाह रहा है। तो बेसिकली अगर एक सर्कल और एक लाइन एक ही प्लेन पे, मतलब एक ही कागज पे, एक ही टुकड़े पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके क्या क्या समीकरण बन सकते हैं वो अब आपको देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आप देखेंगे, सो लेट अस कंसिडर अ सर्कल इन अ लाइन PQ. There can be three possibilities given in figure 10.1 below. अब जब आप एक सर्कल और एक लाइन को ऐसे आस पास लेके आ रहे हैं तो तीन सिनेरियो बन सकते हैं। या तो लाइन और सर्कल में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में ब्लैंक है, बीच में गैप है, ठीक है। या फिर लाइन और सर्कल में इतना कनेक्शन है कि लाइन सर्कल के अंदर जा रही है, ठीक है, और उसको दो जगह पे टच कर रही है। एक तीसरा केस जो कि यूनिक होता है केवल सर्कल्स के साथ, वो ये होता है कि जब आपकी जो लाइन है वो सर्कल को केवल एक जगह पे टच करके जा रही है। ऐसा इसीलिए हो पाता है सर्कल में क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेसेस नहीं है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल को या फिर स्क्वायर को, फ्लैट तो खैर ये भी है, पर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे देखो सीधी लाइनें बन रही हैं, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये क्या थोड़ा गोलाकार है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहां पे सर्कल को एक ही जगह पे ये लाइन टच कर रही है। और यही आपका पूरे चैप्टर का बेसिक मोटिव है इस केस को पढ़ना, जब एक सर्कल को कोई एक लाइन कुछ इस तरीके से टच करके जाए कि वो एक ही जगह पे टच करो। देखो, जब भी कोई चीज 50 बार होती है कोई बड़ी बात नहीं है, पर वही चीज अगर आप यूनिक कर देते हैं, एक बार में कर देते हैं या फिर एक ही बार की जाती है बहुत सारे सालों में, तो फिर उसे आप अलग से स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो वो रोज नहीं होता, एक आध कभी कभी होता है साल में एक आध बार, तो उसको विशेषकर स्टडी किया जाता है। उस दिन हम लोग अलग से थोड़ी पूजा अर्चना करते हैं, या फिर जो भी हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक दिन के लिए अलग हो जाते हैं, कि जैसे ग्रहण के टाइम खाना नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ग्रहण को देखना हो तो ऐसे ही नहीं देखना है, कुछ एक्सरे फिल्म रख के देखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी तो हम सूरज चांद रोज ही देखते हैं, पर हम थोड़ी रोज एक्सरे फिल्म ला के देखते हैं, खाली जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन। ठीक वैसे ही यूनिक चीज है तो कुछ ना कुछ अलग होगा ही। तो यहाँ पे यूनिकनेस क्या आ जाती है सर्कल में, सर्कल में यूनिकनेस ये आ जाती है कि भैया एक ऐसा केस भी बनता है जब जो लाइन है वो अगर बाहर से आ रही है तो वो एक ही बार टच करेगी सर्कल को, और इसी पे पूरा हमारा लगभग चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। चलिए यहां पे देखो, पहला केस बनेगा द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। पहला वाला केस जो कि हम देख रहे थे, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, लाइन अपनी मजे से घूम रही है, सर्कल अपना मजे में घूम रहा है, ठीक है।
उसके बाद फिर इट इज कॉल्ड इन दिस केस सॉरी PQ इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। क्या बोला यहाँ पे, इस केस में आप क्या बोलोगे कि दोनों क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स A एंड B दैट लाइन PQ ऑफ द सर्कल हैव। अब यहां देखो, दैट द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव। पिछले केस में ये बोल रहा है, ये वाला जहां पे PQ जो है वो जो सर्कल है उसको दो जगह पे टच कर रही है, तो ये कौन सा केस हो गया, तो सर ये केस हो गया दूसरा वाला जिसे आप सीकेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब तीसरा केस आ जाता है जहां पे आप केवल एक ही पॉइंट पे वो जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, मतलब एक बार ऐसा ना एकदम छू के चली जाती है। जैसे कभी कभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जीवन में कोई एक ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसा मूवमेंट जो कि आपको मतलब भले ही छोटा सा होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है कि मैं जब कक्षा 11वीं में था ना, तो अपने गणित की टीचर से एक जोरदार खाया था अपन ने। यहाँ पे 11वीं में था, बड़ा हो गया था पर जोरदार खाया था। वो एक मूवमेंट भले ही 10 सेकंड का था, लाफड़ मारने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड लगते हैं लाफा मारने में, तो उन्होंने जड़ दिया, हमने खा लिया। उसके बाद से फिर अपनी जो मैथ्स इंप्रूव हुई है तो आज अपन खुद पढ़ा रहे हैं, तो थैंक्स टू हिम। ठीक है, तो वैसे ही ऐसे एक ऐसा लम्हा मतलब एक बार ही टच करके जा रही है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखेगा। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये देखिए, ये वो लम्हा है जहां पे सर्कल, लाइन और इनके बीच में कनेक्शन क्या है, केवल एक ही जगह पे। और ये यूनिक क्यों है, क्योंकि भैया ये जो सर्कल वाला ऐसा शेप है यही यूनिक है। ऐसा बिना बाउंड्री वाला, बिना एजेस वाला, बिना वर्टाइसेस वाला कोई और फिगर होता है क्या, नहीं सर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम जितने भी हैं सब में वर्टाइसेस, एजेस सब होते हैं, इसमें दोनों नहीं होते। तो उस केस में फेस तो होता ही है, पर उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, इसे आप कहते हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिक केस बनता है। क्योंकि भैया देखो सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। सर्कल की ये क्वालिटी है कि अगर एक लाइन से संबंधित किया जाए उसको, तो एक ऐसा लम्हा भी आता है जहां पे लाइन सर्कल के टैंजेंट होती है, मतलब एक ही जगह पे टच करेगी। और हां, एक सर्कल की एक ही टैंजेंट नहीं होती है, एक सर्कल की एक टैंजेंट इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, कितनी भी बन सकती हैं। इसको भी हम आगे जाके समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मत समझना कि एक सर्कल की एक ही टेंजेंट होगी, ना मुन्ना ना, एक सर्कल की एक टेंजेंट नहीं होती, एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट होती है। तो फिर सर इन टेंजेंट्स के बारे में यूनिक क्या हो जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें कैसे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो यहां देखो टेंजेंट का एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके समक्ष पेश किया जा रहा है, और यह एग्जांपल है रियल लाइफ का जो कि हम अपने आसपास बहुत बार देखते हैं, एक वेल। ठीक है, अब आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि वेल से पानी निकालने के लिए हमें चाहिए होती है एक इस तरीके की पुल्ली। ठीक है, और सर और क्या चाहिए होता है, बाल्टी, रस्सी, इंसान, अबे वो सब छोड़ो, तो मैथमेटिक्स पे आओ। मैथमेटिक्स में क्या चाहिए होता है सर, एक पुल्ली चाहिए होता है जिसमें कि आप रस्सी को फंसाते हैं, फिर उसे खींचते हैं, जिससे पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। लेकिन जो ये रस्सी का खींचना है, अगर इसे मैं पुल्ली के हिसाब से देखूं तो क्या ये जो रस्सी है वो पूरी पुल्ली को कवर करती है? नहीं सर, वो तो केवल पुल्ली के एक पर्टिकुलर हिस्से को टच करते हुए आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक, ठीक वैसे ही जैसे टैंजेंट काम करती है, जहां पे वो पूरे सर्कल को टच नहीं करती। अगर मैं पुल्ली को 2D रूप में ऑब्जर्व करूं तो वो क्या है सर, वो तो एक सर्कल है। तो जैसे एक सर्कल होता है और ये रस्सी को मान लो लाइन, तो जो रस्सी होती है ना वो सर्कल के इर्द गिर्द सब जगह थोड़ी टच करती है। किसी भी पुल्ली में ऐसा थोड़ी होता है कि रस्सी यहां से जाके फिर यहां से जाके फिर यहां आ रही है, नहीं सर, वो तो केवल उसको एक पर्टिकुलर जगह पे टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टैंजेंट का, या फिर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली अ टैंजेंट, बिकॉज यहाँ लाइन सेगमेंट या लाइन नहीं, यहाँ पे तो एक आपकी ऐसे कर्व होता है क्योंकि रस्सी मुड़ जाती है। पर अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझें तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो रस्सी है
वो सर्कल को एक ही जगह पे या फिर थोड़ी सी ही जगह पे टच करते हुए आगे बढ़ जाती है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, मान लो ये आपका कुआं है, नीचे बाल्टी है यहाँ पे, ठीक है, और ये व्यक्ति है यहाँ पे कुएं की बाउंड्री के पास जो कि उसे खींच रहा है। ठीक है, तो वो जो रस्सी है, वो जो पुल्ली है उसको पूरा टच नहीं करती, केवल कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन में ही टच करते हुए आगे बढ़ जाती है, हालांकि पुल्ली तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग टैंजेंट जैसे कि जहां पे रस्सी जो है वो आपके पुल्ली को, मतलब अगर रस्सी को मैं मान लो एक ऐसी कर्व या फिर लाइन सेगमेंट ऐसा मान लो, जो कि क्योंकि लाइन सेगमेंट टेढ़ा नहीं हो सकता, तो एक ऐसा कर्व जो कि सर्कल को एक ही जगह पे एक ही मूवमेंट पे थोड़ा सा टच करते हुए जा रहा है, उसके अंदर नहीं घुस रहा है। जैसे सीकेंड के केस में क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट होती है वो अंदर से होती हुई जाती है, परंतु टैंजेंट के केस में क्या होगा, लाइन सेगमेंट को सर वो बाहर से टच करते हुए निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे जो रस्सी है वो एक कर्व है जो कि आपके यहाँ पे पुल्ली रूपी सर्कल को एक ही जगह पे टच करके या बहुत ही थोड़ी सी जगह में टच करके बिना अंदर घुसे ही आगे बढ़ जा रही है। ठीक है, चलिए लुक एट फिगर 10.2 द रोप ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पुली इफ कंसिडर्ड एज अ रे। अगर आप इन दोनों रस्सियों को एक रे के रूप में देखें तो देखो यहां पे एक जगह टच होगा, यहां पे एक जगह टच होगा। ठीक है सर, रे मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ज्ञात हो और एंड पॉइंट कहीं ना हो, वो आगे जाती जाएगी, वैसी वाली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि सर दोनों एंड बंद होते हैं, आप आगे पीछे नहीं जा सकते। लाइन में क्या होता है, दोनों एंड खुले होते हैं, आप आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। रे में क्या होता है, दोनों का एडजस्टमेंट हो जाता है कि एक साइड से बंद कर दो, दूसरी साइड से आगे जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इज देयर एनी पोजिशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल अदर देन दीज थ्री गिवन अबव। अब देखो क्या बोल रहा है, सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जैसे हमने वर्णन किया कि भैया एक सर्कल और एक लाइन के बीच में यही तीन रिश्ते या फिर रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्या इसके अलावा कोई और चौथा आप सोच पा रहे हैं? सर अगर ये दो की जगह 4 पॉइंट पे टच करे तो प्रभु कैसे? तो सर ऐसे कि हम ये लाइन को ले गए और मोड़ के वापस ले आए। जब आप उसको मोड़ के ले आए तो वो लाइन कैसे हुई? तो इसका मतलब साफ है कि या तो एक ही लाइन रखो या फिर ऐसे दो लाइन बनाओ। तो एक लाइन रखने का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारे पास अलाउड है, हम लोग एक ही लाइन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुल मिला के कहानी का सार यही हो जाता है कि नहीं, हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट हैव एनी अदर पोजीशन। या तो लाइन बाहर रहेगी, या तो बाउंड्री पे एक जगह टच करेगी, या फिर पूरा अंदर घुस के दो जगह पे टच करेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इन्होंने भी इसी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखवा दिया है, तो खुद ही पूछ के खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो हम क्या करें यहाँ पे, है कि नहीं? तो यू कैन सी दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। इन तीनों के अलावा जो आपने देखा, जिसमें एक या तो लाइन बाहर है, या तो लाइन सरकमफेरेंस पे, या फिर लाइन अंदर घुस रही है और दो जगह पे टच कर रही है, इन तीनों के अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। इन दिस चैप्टर we will study about the existence of the tangents to a circle and also study some of their properties। हम इस चैप्टर में, मतलब इस अध्याय में, कक्षा 10वीं के 10वें चैप्टर में सर्कल्स की इन टेंजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब भाई देखो, कुछ यूनिक बना है तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज तो होंगी ही। मतलब अगर टेंजेंट बनाई तो कौन किसके बराबर होगा, कौन किसके बराबर नहीं होगा, ये सारी बातें समझने का हम प्रयास करेंगे। कुछ इस तरीके के फीचर्स को देखेंगे हम टेंजेंट के। अब यहां देखो, एक एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। ठीक है, क्या कह रही है आपकी एक्टिविटी? उसके पहले स्टेटमेंट पढ़ो, देखो लाल रंग से लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। आपको टेंजेंट समझ में आ गई, आपने टेंजेंट देख भी ली, लेकिन देखो भैया ऐसा है, जो देखते हैं उसको हमें विवरण करने की कला भी आनी चाहिए। अर्थात जो चीज आपने देखी उसको डिफाइन करने का टैलेंट आपको आना चाहिए, वरना तो देखा हुआ अगर आप कह नहीं पा रहे तो वो न देखने के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए टेंजेंट की आपको परिभाषा दी है जो कि आपको जीवन में काफी काम आएगी। टेंजेंट किसे कहते हैं? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन
टैंजेंट क्या होती है? किसी भी सर्कल से संबंधित एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट्स। अब लाइन है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, अगर कुछ नहीं कर रही होती तो यहां तक कैसे पहुंचती? तो लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जैसा आपने चित्र में देखा, जैसा आपने स्वयं बनाने का प्रयास किया, वैसी ही परिभाषा यहां पे लिखी गई है कि अ टैंजेंट टू अ सर्कल, अ टैंजेंट कैन नॉट बी अलोन। ये नहीं कि कल को ऐसी एक लाइन बना दी कि सर ये तो टैंजेंट है ना, सर्कल के पास ही जहां पे लाइन किसको टच कर रही है? सर्कल को, वहीं पे टैंजेंट बनती है, उसके अलावा नहीं बनती है। कहीं खाली सड़क पे ना बना देना टैंजेंट, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। चलो, अ टैंजेंट टू अ सर्कल, साफ साफ लिखा है, टैंजेंट टू अ सर्कल मतलब एक सर्कल होना जरूरी है। इज अ लाइन, एक लाइन होती है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे? एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे करेगी तो भी दिक्कत, एक से कम पॉइंट पे करेगी तो भी दिक्कत, ठीक है। टिच एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो यहां कुछ एक्टिविटी हमें करनी है। चलिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ विशेष चीजें लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल पेन पेपर और आपके यस ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। चलो, क्या करना है? टेक अ सर्कुलर वायर। तो पहला आपको लेना है एक सर्कुलर वायर लेना है, मतलब कोई भी एक घर में वायर का आपके पास टुकड़ा होगा, उसे आप सर्कल के शेप में ढाल दीजिए, ठीक है। जैसा कि यहां पे इन्होंने इसको किया है, सर्कल के रूप में ढालने का प्रयास, ठीक है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया आपका सर्कुलर वायर। और एंड अटैच अ स्ट्रेट वायर ए बी एट अ पॉइंट पी टू द सर्कल ऑफ द सर्कुलर वायर। यहां पे क्या कर रहे हो? एक स्ट्रेट वायर, बिल्कुल सीधी वायर को सर्कल पे एक ही जगह पे पॉइंट पी पे उसको अटैच कर दो, ठीक है। अब यहां देखो क्या होगा, सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट द पॉइंट पी इन अ प्लेन। अब ऐसे आपको अटैच करनी है वो वायर कि जो ये वायर है ना, जो पी से अटैच है, मान लो ये आपका वायर का टुकड़ा है, ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है, ये थोड़ा सा घूम सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे अटैच करना है कि वो जो पी, जो वायर का टुकड़ा है स्ट्रेट वाला, उसको मैं इधर उधर कर सकूं। एक जगह पॉइंट पे पी अटैच रहेगा। इट इज जस्ट लाइक टाइंग अ हॉर्स टू अ रोप, ठीक है, कि जो घोड़ा है, मान लो अगर ये आपकी फील्ड है और यहां पे आपने घोड़े को बांध दिया, ये उसकी रस्सी है, तो ऐसा है कि वो फील्ड से बाहर नहीं जा सकता, पर फील्ड में तो कहीं भी घूम सकता है ना। ठीक वैसे ही आपको रोप, जो वायर है, उसको ऐसे बांधना है कि जो आपके वायर का जो लेंथ है, जो वो चीज है, वो कहीं सर्कल से बाहर ना चली जाए बिल्कुल अलग होके, पर वहीं पे आसपास घूमती रहे। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि भैया पुट द सिस्टम ऑन अ टेबल एंड जेंटली रोटेट द वायर ए बी अबाउट पॉइंट पी टू गेट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द स्ट्रेट वायर। अब होगा क्या, देखो यहां पे आप समझो कि ये रहा आपका सर्कल वायर, ठीक है, और आपने एक ऐसा काम किया कि जो वायर है एक, उसे ऐसे एक जगह पे फिक्स कर दिया, ठीक है। यहां पे फिक्स नहीं है, एक जगह पे पी पॉइंट पे वो फिक्स है, तो दूसरी जगह पे खुली है, मतलब उसके पास घूमने की आजादी है। अब आपने इसको एक जोर से यहां से फटका मारा, कैसे? जैसे कैरम खेलते हैं वैसे मार दिया होगा, हो सकता है, या फिर आपने फूक मार दी होगी। तो जब आपने इसको जोर से पुश किया तो इसकी कोई ना कोई नई पोजीशन तो बनेगी, है ना। हो सकता है ये पूरा चक्कर मार के यहां कहीं आ जाए, या फिर यहां कहीं आ जाए, ठीक है, या फिर यहां कहीं चले जाए, क्योंकि पी पॉइंट है वो तो बंधा हुआ है, उसको तो आपने टाई करके रखा है, तो वहां से नहीं हिलेगी, पर घूमते घामते ऊंचते नाचते कहीं तो ये कहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन एक पॉइंट पी उसका फिक्स रहेगा। और ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिया है काली लकीरों के साथ, यहाँ पे वही दिखा रहा है कि देखो, जब आप उस इनिशियल वाले को, सबसे पहले वाले को मूव करोगे तो वो कहीं भी जाके ठहर सकता है, ठीक है। अब यहां देखो हुआ क्या, यहां पे आपने जब ये पोजीशन वाला गेम किया तो आपको यहां पे रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि इन प्रीवियस पोजीशंस द वायर इंटरसेक्ट्स द सर्कुलर वायर एट पी एंड द अदर पॉइंट आर Q1, Q2, Q3। अब अगर आप इसको यहीं पे ऐसे मूव करते जाएंगे इस तरफ उस तरफ, तो ये जो वायर है ये सर्कल की बाउंड्री को पी के अलावा भी कुछ जगहों पे टच करेगी, ठीक है।
मान लो अगर वायर की पोजीशन ऐसी है तो वो Q1 पे टच करेगी। अब आपने वायर की पोजीशन चेंज करके इधर कर दी तो वो इस तरफ टच करेगी। एक जगह ये रही और दूसरी जगह आपका P। अगर आपने इधर कर दिया तो वो देखो बहुत बारीक है, बहुत पास है, पर लेकिन अभी भी दो जगह पे टच कर रही है। देखो एक ये रहा पॉइंट और दूसरा इसके नीचे जाके, ठीक है, ऐसा कुछ। ये रहा पॉइंट Q3 और नीचे P के पास। भले ही बाउंड्री के बहुत पास है, हमें इतना लग रहा हो कि नहीं सर ये तो एक ही पॉइंट है, पर एक्चुअली गैप होगा जब आप बनाते हैं तो आपको समझ में आता है। तो ऐसे आपने उसको एक जगह पे बांध दिया तो भी वो दो जगह पे टच कर रही है सर्कल को। एक तो जहां बांधा है वहां तो टच हो ही रहा है, उसके अलावा भी दूसरे पॉइंट पे टच कर रही है। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी वायर है, ऐसी कोई लाइन है जो कि आपके गिवन सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है एक ही मूवमेंट पे, उसे आप क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे सीकेंट। तो यहां जितने एग्जांपल मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं सीकेंट के, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इन वन पोजीशन, एक जगह पे क्या हो रहा है, यू विल सी दैट इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P ओनली। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो एग्जैक्टली एक ही जगह पे सर्कल को टच कर रही है। जैसा कि यहां पे है A डैश B डैश, ठीक है। तो A डैश B डैश में क्या हो रहा है, A डैश B डैश सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रहा है जो कि है पॉइंट P, और ये इकलौती लाइन है इन सारी में से, ये इकलौती है जो कि ऐसा कर रही है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप ऑब्वियसली स्पेशल केस ही मानोगे, और इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं और इसका नाम रखा है हमने टैंजेंट, जो कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन है जो कि आपके सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रही है, ठीक है। दिस शोज दैट अ टैंजेंट एग्जिस्ट एट पॉइंट P ऑफ द सर्कल। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट P है वहां पे इतनी सारी सीकेंट हैं और एक ही टैंजेंट लाई कर रही है, एक ही टैंजेंट बन रही है, ठीक है। तो जो पॉइंट P था, हम बेसिकली ये एक्टिविटी दो चीजों के लिए कर रहे थे, एक टैंजेंट को ढूंढने के लिए, दूसरा टैंजेंट के स्पेशल फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि इतनी सारी लाइंस में से पॉइंट P पे एक ही टैंजेंट है। मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है सर कि यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज ओनली वन टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, किसी एक पॉइंट पे। क्योंकि देखो सर्कल में एजेस तो है नहीं जिसको हम नाम देते हैं, ना ही वर्टाइसिस है तो हम नाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सर्कल पे जो बाउंड्री पे, सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिहाज से बात होती है। तो किसी एक पॉइंट पे आपको एक ही टैंजेंट मिलेगी, इस पॉइंट पे अगर कोई दूसरी टैंजेंट मिलेगी तो आपकी कसम इस सर्कल का मैं मुंडन कर दूंगा। सर ये तो वैसे ही गोल है इसका, और क्या मुंडन करोगे? जो थोड़ा बहुत बचा है बेटा वो भी साफ कर दूंगा, तुम एक बार करके तो दिखा दो। किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टैंजेंट यदि बन गई तो कसम इस सर्कल की इसका मुंडन कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको ये वैसे ही देखो, जो जो थोड़े बहुत इसके बाल उग रहे ना यहाँ पे ये लाइनों की वजह से, सब साफ कर दूंगा अगर तुमने दो बना के दिखा दी तो, एक पॉइंट पे, ठीक है। एक सर्कल पे तो मैं 50 बना दूंगा, एक सर्कल पे नहीं, इसी पॉइंट पे एक और टैंजेंट बना के दिखाओ। सर ये देखो दो जगह पे टच हो रही है, सर ये देखो दो जगह पे टच हो रही है, मेरे लाल सर ये देखो दो जगह पे टच हो रही है। तो भैया दो जगह पे टच नहीं होना है। अगर आपको टैंजेंट बनना है, मतलब आपको टैंजेंट बनानी है, तो आपको होना पड़ेगा यूनिक। और यूनिक क्या हो जाएगा आपके पास कि आप ऐसे इकलौते हैं उस पॉइंट पे जहां पे 50 लाइनें बन सकती हैं, आप उस पॉइंट पे इकलौती ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को केवल एक बार टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो मतलब इस लाइन को जाकिर खान की सख्त लौंडा लाइन कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्या हो रही है, सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रही है। मतलब अपन तो नहीं टूटेंगे, कुछ भी हो जाए अपन एक ही जगह पे टच होंगे, वैसा वाला हिसाब है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक सर्कल में किसी एक गिवन पॉइंट पे एक ही टैंजेंट लाई करेगी। यहां पे हमने एक गिवन पॉइंट पे बहुत सारी टैंजेंट बनाने का प्रयास किया, परंतु हम विफल रहे, क्योंकि हमारी जो वायर है उसने दिखा दिया कि भैया एक टैंजेंट नहीं, बहुत सारी टैंजेंट नहीं बनेगी, वहां पे एक ही बनेगी जो कि एक जगह पे टच करे, बाकी सारी एक से ज्यादा जगहों पे टच करेंगी, ठीक है, बेसिकली दो जगह पे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आगे देखोगे तो क्या समझ में आपका आया आपको कि while doing activity above you must have observed that। अच्छा एक बार बताओ, मैं इकलौता हूं क्या? जब भी ऐसे कोई बोलता है ना, जैसे बुक बोलती है कि you must have observed that, भले ही मैंने किया हो चाहे ना किया, ऑब्जर्व में हाँ तो मिला देता हूं
कि यार इतनी बड़ी बुक है, झूठ तो नहीं बोलेगी, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे भैया कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पोजीशन ऑफ ए बी है, मूव टूवर्ड्स ए डैश बी डैश द कॉमन पॉइंट Q1 of the circle AB and the circle gradually comes nearer and nearer to the common point P। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप AB से, ठीक है, A डैश B डैश की तरफ आने का प्रयास कर रहे होंगे, तब आपने देखा होगा कि अलग अलग लाइंस पे उनका सर्कल से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो धीरे धीरे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था P उसकी तरफ आता जा रहा है। पहले Q1 सबसे दूर, Q2 थोड़ा और पास, Q3 थोड़ा और पास, और ऐसी जो इनके बीच में अगर एक और लाइन बनती है एकदम महीम सी, तो वो शायद P के और पास आ जाती, ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये बेसिकली आपको समझाना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली इट कोइंसाइड्स विथ पॉइंट P इन द पोजीशन ऑफ A डैश B डैश ऑफ A डबल डैश B डबल डैश। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही पास आते आते, जब आप लाइंस को अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, तो ऐसे ही पास आते आते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे ये सारे पॉइंट P में मिल जाएंगे, और तभी आप कहते हैं कि सीकेंट से आप बन गए टैंजेंट, क्योंकि आपने जो पॉइंट्स थे, जो दो दो पॉइंट्स थे, उन्हें मर्ज करके एक दूसरे से कॉन्साइड करा के कॉमन पॉइंट बना दिया, कुछ यूनिक आपने कर दिया है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब देखो यहाँ पे और क्या है हमारे पास, और सर द कॉमन पॉइंट R3, मतलब ये तो देखो हमने Q1 Q2 Q3 ऊपर देखा था, नीचे भी तो R1 R2 R3 हैं, उनके साथ भी क्या हो रहा है सर, उनके साथ भी यही होगा कि धीरे धीरे सबके सब जैसे जैसे हम अलग अलग लाइंस को बना रहे हैं, सेंटर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सेंटर सॉरी पॉइंट P की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉइंट P की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत ही क्लियर है, यस सर। अब यहां देखो, अब आप क्या कहोगे, द टैंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो सीकेंट है वो भी सरक सरक के धीरे धीरे एक दिन टैंजेंट बन सकती है, तो इसीलिए टैंजेंट को आप कभी कभी स्पेशल केस ऑफ सीकेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्पेशल क्या होता है सर, सीकेंट में आमतौर पे 2 पॉइंट पे टच होता है सर्कल को, लेकिन टैंजेंट स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये सीकेंट के 2 पॉइंट वाले नियम को कन्वर्ट करके 1 पॉइंट में कर देती है, इसलिए थोड़ी स्पेशल हो जाती है, ठीक है। सीकेंट व्हेन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्साइड, तो जब 2 एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के कॉन्साइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, वो होता है सीकेंट का स्पेशल केस, जिसे हम टैंजेंट बोलते हैं। क्योंकि सीकेंट में 2 पॉइंट होते हैं इंटरसेक्शन के, और टैंजेंट कहती है कि नहीं 2 से नहीं, हम एक से ही काम चला लेंगे, आप बस हमें बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं बना के ड्रॉ करके, तो ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, रफरी मान लीजिए। अब उसमें आपने क्या बनानी है, सीकेंट बनानी है, तो एक सीकेंट ये रही, उसके बाद फिर अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो दूसरी सीकेंट ये रही, उसके बाद में और कलर्स का इस्तेमाल करूं, मान लो मैंने ये लाइट ब्लू कलर यूज किया, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक सीकेंट ये रही, इसको मैं अगर डबल कर दूं शायद तो मोटा दिखे, ये देखो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, है ना। इसके बाद अगर मैं एक ऐसी ब्लैक बना दूं, ठीक है, चलिए ये देखो ये भी क्या हो रहा है। तो जब आप कंपेयर करेंगे, जैसे जैसे आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सेंटर से इस तरफ मूव कर रहे हैं, आपके जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का कम हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ये जो ग्रीन वाला है उसका और कम, ब्लू वाले का और कम, और ये ब्लैक वाले का और कम, ऐसी जो फाइनली टैंजेंट बनेगी उस पर क्या हो जाएगा, उस पर ये दोनों डिस्टेंस कम होते होते एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और वही यहाँ पे हो रहा है कि ये सारे सीकेंट ही तो हैं, बस ये जो टैंजेंट है वो अलग सा सीकेंट है, क्योंकि बाकी सबके 2 पॉइंट इस जनाब के दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, बेसिकली कॉन्साइड कर रहे हैं, तो आप कहते हैं 1 पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी, इनफैक्ट 3 चीजें। पहला, टैंजेंट की परिभाषा क्या होती है, दूसरा टैंजेंट का कुछ 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े हमने। अगर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा टैंजेंट की परिभाषा, टैंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस या इंटरसेक्ट्स विद द सर्कल एट वन गिवन पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका टैंजेंट। उसके बाद आपने क्या पढ़ा,
कि देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन टैंजेंट एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट होती है यूनिक। तीसरा आपने ये पढ़ा कि टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट एक स्पेशल केस होता है, किसका, सीकेंटवा का, सीकेंट का। और क्या होगा इसमें, स्पेशल केस कैसे बन जाता है, क्योंकि सीकेंट में तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल ये हो जाता है कि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट एक बराबर होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, इसलिए इन्हें एक ही काउंट किया जाता है। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी देखिए, ये भी थोड़ी अच्छी एक्टिविटी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें आपको क्या समझना है कि ऑन अ पेपर ड्रॉ अ सर्कल एंड अ सीकेंट पी क्यू ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल पे आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सॉरी एक पेपर पे आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसमें सीकेंट पी क्यू बनानी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मध्य में एक आपको सीकेंट रूपी दिख रही होगी पी क्यू, दिख गया जी सर, पी और क्यू, ये रहा हमारा सीकेंट। अब क्या करना है यहाँ पे, यू विल फाइंड दैट देयर आर आफ्टर सम स्टेप्स द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट बाय द लाइंस विल ग्रेजुअली डिक्रीज। अच्छा देखो, ड्रॉ वेरियस लाइंस पैरेलल टू द सीकेंट। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ ऐसी लाइंस बनाई हैं जो कि पी क्यू के पैरेलल हैं, और ऑब्वियस सी बात है पी क्यू के पैरेलल हैं तो सर्कल से भी कुछ ना कुछ वास्ता हो ही जाएगा, तो वो सर्कल को काटती हुई जा रही है, आप देख भी रहे हो। अब देखने वाली बात, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब आप पी क्यू कॉर्ड से आप आ रहे हैं सर्कल के सरकमफेरेंस की तरफ, तो हो क्या रहा है, तो सर हो ये रहा है कि उस केस में जो सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है, ठीक है, मतलब ऐसा पार्ट उस लाइन का जो कि सर्कल के अंदर स्टार्ट और खत्म हो जा रहा है, उनकी लंबाई धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, आप देख रहे पा रहे होंगे। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब लंबाई खत्म ही हो जाएगी। इस तरफ भी पहले दूर था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम, फिर सबसे कम, और उसके बाद फिर शून्य, यहाँ पे एकदम कोई भी नहीं बचा लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे बीच में ही बना सकते हैं पतली सी, पर वो आपका फिर काम खराब ना कर दे, मतलब गंदा ना दिखे। देखिए यहाँ पे आपने बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा है। ओरिजिनल कहाँ थी, पी क्यू थी, उससे जब कंपेयर करेंगे तो जैसे जैसे आप अलग दूर जाते जा रहे हैं, आपका डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। कौन, वो जो पॉइंट्स हैं, एक कहाँ पी के पास है ऊपर, दूसरा कहाँ क्यू के पास है नीचे, पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखो उनके बीच की दूरी कम होते जा रही है। इन वन केस इट बिकम्स जीरो। एक ऐसा केस भी आएगा जहां पे ये जो दूरी है दोनों के बीच की वो खत्म हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड या फिर कोलाइड, जो भी वर्ड आप यूज करें, वो करने लग जाते हैं। ठीक है, कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाते हैं, मतलब बेसिकली साथ में आ जाते हैं। इन अदर केसेस, बाकी सब में ये नहीं हो रहा है, इट बिकम जीरो ऑन द अदर साइड ऑफ द सीकेंट। चेक द पॉइंट पी डैश क्यू डैश एंड पी डबल डैश एंड क्यू डबल डैश। अब देखो वो बोल रहा है बाकी सब जगह पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह पे गैप ऊपर नीचे होते रहेगा डिपेंडिंग आपकी कॉर्ड कहाँ है, पर एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ ऐसा एक सिनेरियो जरूर बनेगा जहां पे जो आपका एग्जिट सॉरी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सेम ही पॉइंट पे, सेम ही जगह पे होंगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, तो ये स्पेशल फीचर है, और ये किसके साथ होता है, केवल टैंजेंट के साथ होता है। तो कोई अगर कहे आपसे कि सीकेंट टैंजेंट का रिश्तेदार कैसे, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देयर आर द टैंजेंट्स टू अ सर्कल पैरेलल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट सीकेंट PQ. This also helps you to see that there cannot be more than two tangents parallel to a given secant. अब देखो यहाँ पे ये जो दो आपने बनाई है टैंजेंट्स, ये आपके गिवन जो आपके लाइन सेगमेंट थे PQ या लाइन थी PQ, उसके पैरेलल बनी है। तो मतलब कुल मिला के आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पैरेलल बनाने में भी बहुत ज्यादा कोई आजादी नहीं है, आप दो ही टैंजेंट पैरेलल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी टैंजेंट आपके साथ पैरेलल नहीं बनेंगी, पर हाँ ये दोनों पक्का बन जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनी है जैसा आपका PQ है। समझ में आया आपको? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, स्क्रीन यहाँ पे हो जाएगी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। दिस एक्टिविटी also establish what you can have observed while doing first activity, namely a tangent is a secant when both of the endpoints of the corresponding chord coincide। ये देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको दी गई यहाँ पे, किसकी? ये परिभाषा आपको दी गई है टैंजेंट की, जो ये कह रही है कि टैंजेंट इज अ सीकेंट ओनली। टैंजेंट एक तरीके से सीकेंट ही होता है, बट डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं
वो एक दूसरे से कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाते हैं, मतलब दो की जगह पे एक ही एंड पॉइंट के रूप में दिखेंगे। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ कुछ परिभाषाएं, तो आपको टैंजेंट क्या होती है वो समझ में आ गया, टैंजेंट दिखती कैसे वो पहले समझ में आ जाता है, टैंजेंट के फीचर्स क्या हैं वो भी समझ में आ जाता है। परिभाषा अक्सर व्यक्ति को याद नहीं रहती, लेकिन परिभाषा भी हमने यहाँ पे थोड़ी सी बता दी आपको कि भैया टैंजेंट क्या होती है। तो टैंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल और इंटरसेक्ट्स विद द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, आपको एट ओनली वन पॉइंट मेंशन करना है, आपको ये मेंशन करना है कि वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। यूजुअली टच वर्ड इज लाइक कहने के लिए ज्यादा समझ में आता है कि देखो सर्कल को एक जगह पे टच कर रही है, पर मैथमेटिकली उसका वर्ड होता है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है इतना। चलो अब यहां पे वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब क्या होगा, जहां पे टैंजेंट और लाइन सेगमेंट या फिर लाइन की दोस्ती हो रही है, उसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहां पे क्या होता है, यहां पे सर्कल टैंजेंट के कांटेक्ट में आ रही है, ऐसे समझ लो। ठीक है, परिभाषा के हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट है, लिखने के लिहाज से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, चलिए तो क्योंकि देखो समझने की शब्दावली अलग होती है, लिखने की अलग होती है, तो जो परिभाषाएं में जो या फिर जो शब्द यूज किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, दैट टू स्पेसिफिक टॉपिक में, हो सकता है आप पूरे गणित में कहीं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम का शब्द ना पढ़ें, सिर्फ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भैया ये तो इसी चैप्टर की खूबसूरती है, अगले चैप्टर में फिर नई परिभाषाएं, फिर नए नेम, तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। अब यहां पे देखो दूसरी चीज क्या है, एंड द टैंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। अब देखो यहां पे टैंजेंट क्या करती है, सर्कल को टच करती है एट द कॉमन पॉइंट। हालांकि हमने कुछ स्लाइड पहले जो परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, उसमें कहीं भी टच वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि भैया जो टैंजेंट होती है वो क्या करती है, टैंजेंट टू अ लाइन इज अ लाइन। टैंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है किसको, सर्कल को, एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो परिभाषा में कहीं भी टच वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन समझाने की दृष्टि से, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दृष्टि से वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप परिभाषा लिखते हैं तब आप ऐसे नहीं लिखते कि वो टच कर रही है, बल्कि आप लिखते हैं कि वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट ओनली वन पॉइंट। पर समझने के लिहाज से टच करना हुआ, मतलब ऐसे एक बार हल्का सा, जैसे अपन कहते हैं टच करना, मतलब कैसे क्या होता है, टच स्क्रीन जो हमारा फोन होता है उस पर क्या हम जोर से ऐसे 9827 करके नंबर दबाते हैं, नहीं सर, एक हल्का सा टच करते हैं और वो दब जाता है और फोन लग भी जाता है। कोई बहुत जोर से हमें प्रेशर लगा के नहीं करना पड़ता है। ठीक वैसे ही ये कोई प्रेशर लगा के अंदर घुसने वाली लाइन नहीं है जो कि चीर फाड़ करके आगे बढ़ रही है, बल्कि एकदम बाउंड्री पे हल्का सा टच करके बस जा रही है कि भैया चलो हम तुमसे मिल लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम मतलब लाइन कह रही है किससे, सर्कल से। अब यहां देखना और क्या है हमारे पास, नाउ लुक अराउंड यू। अब आपके आसपास देखिए, आपको जिंदगी में कितने ही टैंजेंट देखने को मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। हैव यू सीन अ बाइसाइकिल और अ कार्ट मूविंग, लुक एट इट्स व्हील्स। ये रही आपके सामने उसकी चित्र के रूप में एग्जाम्पल। क्या लिखा है, ऑल द स्पोक्स ऑफ अ व्हील आर अलोंग इट्स रेडियाई। ठीक है, जो आपके स्पोक्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियाई होते हैं। नाउ note that position of the wheel with respect to the movement on the ground. Do you see any tangent anywhere? देखो यहां देखो, वही बाइसाइकिल या फिर कार्ट का मूव करना अगर हम इमेजिन करें मैथमेटिक्स के रूप में, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो व्हील है वो रोड के साथ एक टैंजेंट वाला मूवमेंट बना रहा है। ठीक है, कैसे, क्योंकि भैया जो व्हील है उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा ही रोड को टच करता है, पूरा व्हील रोड को नहीं टच करता। वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कह रहा हूं, मतलब ऐसे तो बोलोगे कि सर व्हील आगे बढ़ेगा तो पूरा व्हील रोड को टच करेगा ही करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे यदि मैं उस व्हील को रोक दूं तो क्या होगा, तो सर यही दिखेगा आपको कि जो व्हील है वो सर्कल को, वो जो व्हील है जो सर्कल शेप का है वो रोड को एक ही किसी पॉइंट पे, एक ही किसी छोटी सी जगह पे टच कर रहा है,
बाकी जगह वो खुला है, आजाद है, वहां उसको कोई टच नहीं कर रहा है। चाहे वो बाइसाइकिल हो या फिर कोई बुल्लक कार्ट हो या फिर हॉर्स कार्ट हो जिसमें ऐसे व्हील्स लगते हैं, ठीक है। बाइक्स में भी सेम होता है, कार में भी सेम होता है, लेकिन वहां पे इसको ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे कार्ट्स नहीं होते, मतलब ऐसे स्पोक्स नहीं होते जो कि आपको रेडियस की अनुभूति कराते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है आपका, एक कार्ट है जिसका एग्जाम्पल यहां पे आपको दिख भी रहा है। अब यहां समझो, इन फैक्ट the wheel moves along a line which is tangent to circle representing the wheel। जो व्हील होता है वो मूव किसके अलोंग करता है, इसी रोड के अलोंग करता है जो कि एक टेंजेंट ही बनाता रहता है। मतलब चाहे व्हील मूविंग हो या कांस्टेंट हो, हमेशा वो जमीन को एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा ही टच करेगा टेंजेंट के रूप में। ऐसे नहीं होता कि पूरा बहुत बड़ा व्हील का हिस्सा रोड को टच कर रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे है, अब इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये वाला हिस्सा जमीन को टच करेगा, फिर ये वाला हिस्सा करेगा, फिर ये वाला हिस्सा करेगा, फिर ये वाला हिस्सा करेगा, जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ता जाएगा। पर एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर आप देखेंगे तो वो टेंजेंट के रूप में ही आपको अनुभूति कराएगा, दिखेगा। ऑल्सो नोटिस दैट इन ऑल पोजिशंस the radius through the point of contact with the ground appears to be right angle to the tangent। कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है कि देखो, एक सर्कल के हजारों रेडियस, कितने, एक सर्कल का रेडियस का लंबाई फिक्स रहेगी, लेकिन एक सर्कल के अंदर मैं कितने रेडियस बना सकता हूं, सर कितने भी बना सकते हो, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही एक काट में हम कितने भी स्पोक्स बना सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको एक ऐसा स्पोक मिलेगा जो कि आपके जमीन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है यहां पे कि जो सर्कल है उसका कोई एक रेडियस ऐसा जरूर होगा जो कि रोड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, रोड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस स्पोक को एक यूनिक फीचर हमें यहां से देखने को मिलता है कि जो रेडियस होता है वो टैंजेंट के साथ कुछ रिश्तेदारी रखता है, और अब हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है, यहां पे आपकी पहली थ्योरम आ जाती है जो ये कहती है कि थ्योरम 10 पॉइंट आपको क्या कहती है, 10.1 कि द टैंजेंट, अगर हम इसको अलग से हाईलाइट करके देखें तो थ्योरम कहती है कि टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्योंकि टैंजेंट बनती कहां पे, सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो समझने का यहां पे प्लान क्या, यहां पे पॉलिसी है कि एक सर्कल में, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, उसमें आपने एक टैंजेंट बनाई, ठीक है। तो ये जो टैंजेंट होगी ना, इसका रेडियस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका रेडियस के साथ एंगल बना रहे हैं, कनेक्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो टैंजेंट है वो रेडियस के साथ एक अनूठा रिश्ता बना रही है जिसमें वो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ गया? जी सर। दोबारा थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझाने का प्रयास करती है कि एक आपने सर्कल बनाया, उसके किसी एक पॉइंट पे आपने एक टैंजेंट बनाई। अब आप इसी पॉइंट पे जब रेडियस का निर्माण करते हैं, मतलब सेंटर को उस पॉइंट से जोड़ते हैं तो रेडियस बनता है। तो रेडियस का जो एंगल होगा आपके टैंजेंट से वो कैसा होगा, वो 90 डिग्री होगा, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको एक बहुत ही बेसिक कक्षा 9वीं का कॉन्सेप्ट दोबारा याद करना होगा, जो ये कहता है कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी, कक्षा 9वीं में आपने ये पढ़ी है जो कहता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, और एक लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी निकालने के 50 मेथड है। कैसे सर? देखिए, हमने इन दोनों को यहां से जोड़ दिया, ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है,
इनको यहां से जोड़ दिया, ये भी एक डिस्टेंस है, यहां से जोड़ दिया, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, और ये भी एक डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि भैया इन सब में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बाकी सारे डिस्टेंस बड़े होंगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां लगता है कि अगर मुझे टैंजेंट को सेंटर से जोड़ना हो, अगर मुझे टैंजेंट को सेंटर से जोड़ना हो तो मुझे बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे टैंजेंट को सेंटर से जोड़ने के। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो बहुत सारे रास्ते मिल गए मुझे टैंजेंट को सेंटर से जोड़ने के, ये सारे सर्कल के बाहर जा रहे हैं, मतलब ये सारे रेडियस से बड़े हो जा रहे हैं। तो मतलब टैंजेंट को सेंटर से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता इज द रेडियस, और ये हमने पढ़ा है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एवर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस रेडियस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। सर एक बार दोबारा समझाइए, देखो एक बार दोबारा क्लियरली समझाते हैं, पहले हम थ्योरम देखेंगे फिर हम उसका प्रूफ भी समझेंगे। ठीक है, थ्योरम कहती है कि यदि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, उसमें आप एक टैंजेंट के निर्माण की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, आपने टैंजेंट बनाई, ठीक है, लेकिन अब आपको टैंजेंट बना के खुशी नहीं हो रही है क्योंकि आपको लग रहा है टैंजेंट सेंटर से कोई रिश्तेदारी नहीं रख रहा है, मतलब सर्कल के जो बाकी फीचर्स हैं, रेडियस, सेंटर, उन सब से कोई दोस्ती नहीं है उसकी, तो फिर आपने बनाया इसका रेडियस। ठीक है, अब जो थ्योरम है वो कहती है कि रेडियस का जब आप टैंजेंट से रिश्ता निकालेंगे एंगल्स के रूप में तो आपको ये दिखेगा कि रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस और टैंजेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये तो हो गया थ्योरम का अंडरस्टैंडिंग पार्ट, अब आ जाते हैं थ्योरम के प्रूफ के पार्ट पे। थ्योरम का प्रूफ कुछ इस प्रकार है कि भैया गणित में कक्षा 9वीं में क्लास 9th में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो कहता है कि यदि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे छोटा तरीका, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे पास का डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप चेक करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुल मिला के अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो वो परिभाषा कहलाती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा होता है। यहां पे भी वही लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लॉजिक लगा रहे हो, तो देखो यहां पे लॉजिक कुछ ये लगेगा कि अगर आपको एक टैंजेंट और एक सर्कल के सेंटर के बीच में रिश्तेदारी ढूंढनी है, उनके बीच में कुछ कनेक्शंस बनाने हैं, तो यूं तो आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार, लेकिन इसमें यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो बाकी सारे कनेक्शंस सर्कल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, मतलब सेंटर और टैंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा रेडियस में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा, सबसे छोटा रेडियस में ही मिलेगा, बाकी सारी वैल्यू में बढ़ जाएगा। अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं तो मान लो ये O है, ये आपने P बोल दिया, इसको आप P1 बोल दो, P2 बोल दो, P3 बोल दो, P4 बोल दो, P5 बोल दो, तो आप क्या लिखोगे, सिंस पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5 एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर करते हैं, तो दे वुड बी ग्रेटर देन द रेडियस। मुझे ना सर्कल का रेडियस पता है ना इन पांचों की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जनाब आप सर्कल के बाहर कूद रहे हैं, मतलब आप रेडियस से बड़े हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, OP, विच इज द रेडियस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लॉजिक के तहत हम बोल सकते हैं कि OP वुड बी परपेंडिकुलर टू हमारा टैंजेंट, जिसको आप जो भी नाम दे, X, Y, A, B, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया, पूरी की पूरी थ्योरम समझ में आ गई, आसान थी जी सर। चलिए और आगे देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं जो कि आपके काम आएंगे सवालों को सॉल्व करते समय। नंबर 1, बाय थ्योरम अबव वी कैन कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन टैंजेंट। क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो यूनिक होगा, वो चार जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो वो जो डिस्टेंस यूनिक है, रेडियस यूनिक है, वो पॉइंट यूनिक है,
तो जो टेंजेंट बनवे करी है वो भी क्या होगा, यूनिक ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट अ पॉइंट। इसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं। एंड आई थिंक ये फिजिक्स में भी यूज होता है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यदि जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ सर, तो वो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और बीच की जो नॉर्मल की कहानी होती है, उसमें भी बीच वाली परपेंडिकुलर को आप क्या कहते हो, नॉर्मल ही तो कहते हो। ठीक, वहां पे भी यही वर्ड यूज हो रहा है, तो हो सकता है यहां से आप इसको ऐसे याद रख सको कि नॉर्मल किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर, ये भी आपने क्लियरली समझ लिया, रिमार्क्स भी हो गए। आई थिंक यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड, लेकिन सेशन एंड करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे महत्वपूर्ण जानकारी अबाउट आपके फेवरेट चैनल का एक और प्लेटफॉर्म जिसका नाम है mannerbrains.com। तो देखिए, आपको पता है अच्छे से कि हमारा अच्छा बड़ा यूट्यूब का परिवार है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ाते भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हो क्या जाता है, कई बार ये हो जाता है कि विद्यार्थी को उसके काम के सेशन ढूंढने में थोड़ा सा समय और तकलीफ लगती है। ठीक है, इस समस्या का समाधान हमने निकाला है हमारी वेबसाइट के रूप में, जहां पे आप जैसे ही हमारी वेबसाइट खोलेंगे आपको हम दिखाएंगे कि हमने पूरा कंटेंट क्लासिफाई कर दिया है अलग अलग हेडिंग्स के बीच। तो मतलब बेसिकली शॉपिंग मॉल में जैसे अलग अलग स्टोर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ जो ये एजुकेशन का शॉपिंग मॉल है उसमें आपको अलग अलग हेड्स के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सारे सेशंस मिल जाएंगे। मान लीजिए आप किसी सीबीएसई स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा 11वीं तक, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस के अलग अलग टैब मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्लास 10 के टैब पे क्लिक करोगे, क्लास 10th का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ही जगह पे बिना किसी देरी के। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, उनका यहाँ चित्र एवं उनका नाम लिखा हुआ है, आप उन्हें चुन कर वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, उस टीचर द्वारा पढ़ाए गए सारे चैप्टर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो जानकारी मिल जाएगी, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है वो भी जानकारी मिल जाएगी, और जो पढ़ाया गया है उसकी कितनी ड्यूरेशन है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। बस यहाँ पहुंचिए और बढ़िया से वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए और आपकी पिक्चर शुरू हो जाती है कुछ इस प्रकार। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं जो कि आपको पढ़ा रहा है और निवेदन कर रहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने जीवन में सफल हो। तो इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वीडियो को देख सकते हैं जब तक वो अपलोड हो गई है तब तक। जो अपलोड नहीं हुआ है वो तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम। ठीक है, और हाँ, ये ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आ रहा है एक पहले और इसमें आ रहा है 1 महीने बाद, नहीं, तुरंत विद इन 24 आवर्स यदि कोई सेशन यूट्यूब पे बना है तो वो ऐप पे भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे दिख सकता है। तो आप बस यहाँ पे देखिए, यहाँ ना एडवर्टाइजमेंट है, ना डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई डिस्टर्बेंस है, ना कोई संगीत, ना कोई गायन, ना कोई नृत्य। आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा के अपनी मंजिल को पा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपके और मेरे फेवरेट चैनल मैनर ब्रेन्स पे हम यहाँ पे, जहाँ पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, आप और हम मिलके पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स, जो कि हमने स्टार्ट किया है अभी अभी और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास किया है। अब हम सर्कल पढ़ेंगे, नया पार्ट इसका। तो जब आप सर्कल्स पढ़ेंगे तो बार बार सर्कल नहीं बोलना है, उससे टीचर को फीलिंग आती है कि कल पढ़ना है। तो ऐसा घटिया जोक मानने के लिए धन्यवाद। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज जितना शेयर करोगे उतनी ज़्यादा दूसरों की भी केयर करोगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।